जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज मैं फिर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया था? साथियों, बात करें संविधान की, संविधान जब बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि यह संविधान जो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, इसे लागू 26 जनवरी को ही किया? इसके पीछे कारण क्या था? क्या कारण था? स्थिति आंदोलन हुआ था, स्थिति को आंदोलन हुआ था, यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर डी ऑप्शन, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। साथियों, 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी थी कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? क्या वे के एम मुंशी थे, BN राव थे, BR अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो साथियों, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे, वह BN राव थे। कानूनी सलाहकार BN राव थे। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? साथियों, बात करें भारत की देशी रियासतों का जो विलय किया था, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा दूसरे VP मेनन। इन्होंने लगभग 574 देशी रियासतें थी, उनमें से लगभग 571 के आसपास रियासतों का विलय किया था। बाद में 2-3 देशी रियासत बची थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर। इन्हें अलग अलग तरीके से इसमें विलय किया गया, इनका अलग अलग तरीके से विलय किया गया। जैसे हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो से विलय किया था, हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो से विलय किया था। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह सरदार पटेल तथा VP मेनन, जिन्होंने देशी रियासतों को विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था 1956 में, उसने कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? तो उसने 14 राज्य तथा 6 संघ राज्यों का गठन किया था। 14 राज्य तथा 6 संघ राज्यों का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर बनने के बाद जम्मू कश्मीर पे 370 हटाई गई थी, उसके बाद 2019 में 370 हटा दी गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर बनने के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बात करें साथियों, भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के गठन होने के बाद 28 राज्य रह गए तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? कर्नाटक का हुआ था, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का या फिर मध्य प्रदेश का? साथियों बात करें भाषाई आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में गठित हुआ था। 1953 में गठित हुआ था। ठीक है, 1953 में गठित हुआ था। साथियों कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है भाषाई आधार पर गठित होने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर यह गठन हुआ था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है? क्या वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है? ठीक है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, यह आर्टिकल 19 से लेकर 22 में निहित एक मौलिक अधिकार है। बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार सॉरी एक सेकेंड, बात करें स्वतंत्रता का अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 में निहित है आर्टिकल में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 तथा संपत्ति का अधिकार जो है पहले तो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में यह एक लीगल राइट, विधिक अधिकार है, जो वर्तमान में आर्टिकल 300 के क में है। पहले यह संविधान के अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा चेंज कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसके बजाय यह एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता, विधियों का समान संरक्षण, कार्य और सामग्री की सुरक्षा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो साथियों बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो है एक भाषण की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 19 में निहित है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, 19 के भी भाग 19 के भी ए में, 19 के ए में। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण जो होगा, विधियों का समान संरक्षण जो होता है वह आर्टिकल 14 में होता है। ठीक है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है वह आर्टिकल 1 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके प्रकार है, किसके पास है? क्या वह संसद के पास है, क्या वह राष्ट्रपति के पास है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास है? ठीक है, या फिर भारत के सभी न्यायालयों के पास है? तो साथियों बात करें मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं साथियों वह आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है, 36 से 51 में है, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है साथियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? क्या वह प्रधानमंत्री को देगा? क्या वह प्रधानमंत्री को देगा, या फिर उपराष्ट्रपति को देगा, या लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा? साथियों, बात करें भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है, अपना त्याग पत्र देता है, वह भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, तथा उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वह राष्ट्रपति को देता है। यह एक चेन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, महान्यायवादी होता है, या मुख्य न्यायाधीश होता है? तो साथियों, बात करें भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष की, तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? साथियों, बात करें निर्विरोध चुनने की, निर्विरोध प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जब केवल एक ही कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा हो, उसके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी, दूसरा कैंडिडेट सामने न हो। उस प्रक्रिया को निर्विरोध प्रक्रिया कहते हैं। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे थे जिनके सामने कोई भी कैंडिडेट चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ? उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। तो ऐसे जो राष्ट्रपति थे वे नीलम संजीवा रेड्डी थे। नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? साथियों, बात करें राष्ट्रपति का अध्यादेश की, जो आर्टिकल 123 में है, आर्टिकल 123 में है, यह अधिकतम कितने समय के लिए लागू रहता है? साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि अध्यादेश किस स्थिति में लागू होता है। अध्यादेश उस स्थिति में लागू होता है जब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी कार्य में न हो, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी कार्य में न हो, उस समय राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकते हैं। यह कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह 6 माह के लिए लागू रहता है। 6 माह के लिए लागू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? क्या वह राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, या फिर विधान परिषद का? तो साथियों, बात करें राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, इसलिए वह उस राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? राज्य मंत्री नहीं है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, या फिर कैबिनेट सचिव नहीं है। तो साथियों, बात करें ये तीनों जो होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तथा कैबिनेट सचिव जो होते हैं वह मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो साथियों, राष्ट्रपति लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करता है।
और धन विधेयक कौन से आर्टिकल के तहत आता है? धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के तहत संविधान में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो साथियों, बात करें संयुक्त बैठक की, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तथा लोकसभा के अध्यक्ष इस बैठक के अध्यक्ष होते हैं। तो यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 108 में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 108 में निहित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? क्या वह 1/5वां भाग है, या 1/6वां भाग है, या 1/8वां भाग है, या फिर 1/10वां भाग है? साथियों, बात करें गणपूर्ति कोरम की, कोरम होता क्या है, गणपूर्ति होती क्या है? साथियों, गणपूर्ति होती है किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है वह गणपूर्ति होती है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो होती है वह गणपूर्ति होती है। तो साथियों, यह गणपूर्ति जो होती है उस सदन के 1/10वां भाग सदस्यों की होती है। ठीक है, 1/10वां भाग। जैसे लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो 550 का 1/10वां भाग यानी कि कम से कम 55 सदस्य उस बैठक में होने चाहिए, जब भी लोकसभा की बैठक आगे आयोजित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो साथियों, आर्टिकल 249 जो है, संविधान का अनुच्छेद 249 जो है, संविधान का अनुच्छेद 249 जो है, यह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 249। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? क्या वह 1949 में हुआ था, या 1950, 1952 या फिर 1954? तो साथियों, बात करें लोकसभा के पहले आम चुनाव की, लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेताओं को, या फिर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को? साथियों, बात करें प्रोटेम स्पीकर की, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जब लोकसभा का गठन होता है तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जो नई लोकसभा के सदस्य गठित हुए हैं, नई लोकसभा के सदस्य बने हैं, उनमें से सबसे वरिष्ठतम, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, उसे शपथ दिलाने के लिए, उसे सभी लोगों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? क्या वह आर्टिकल 72 के तहत, 73, 75 या फिर 76 के तहत? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत की गई है, जिसमें यह कहा गया है प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद जो होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। और आर्टिकल 76 की बात करें तो इसमें महान्यायवादी इसमें महान्यायवादी निहित हैं। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी निहित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? साथियों बात करें, यह क्वेश्चन हमारा पहले भी क्लास में आ चुका है। सरकारी आयोग का गठन जो किया था वह केंद्र राज्यों के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? क्या वह 21 वर्ष है, क्या वह 25 वर्ष है, 30 वर्ष है या फिर 18 वर्ष है? तो साथियों बात करें, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष होती है। ठीक है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष, ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होती है। बात करें 18 वर्ष की तो 18 वर्ष जो होती है यह वयस्क होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। भारत में वयस्क जो होते हैं वह 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।